नमस्कार। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को क्लियर करने वाले हैं। और ये सारे एमसीक्यू हम खुद रिसर्च करके वो सारे क्वेश्चंस को डाले हुए हैं जो काफ़ी कॉम्युलेटिव है और जो अभी एग्जाम के हैसियत से एकदम सक्रिय है, बिल्कुल सक्रिय है। ये सारे वीवीआई क्वेश्चंस है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट पे आधारित पर क्वेश्चन हम डिजाइन किए हैं, मतलब पर एक क्वेश्चन पे एक कंसेप्ट होगा, यानी एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन होगा। इससे क्या होगा कि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जिसे हम अभी लाए हैं। 35 क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। चूंकि इस बार हम सिर्फ हिंदी मीडियम में ही अरेंज किए हैं, बट अगली बार से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, यानी अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चंस होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा, बाइलिंगुअल होगा साथ में। ऐसे क्या होगा कि आपकी खुद की एस्पेक्ट्स काफी बेहतरीन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम सब समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, हम लोग 35 तक जाएंगे और तब तक के लिए आप सब काफी जोश उमंग सब चीज को बरकरार रखिएगा, चीजें को क्लियर से समझिएगा, कॉपी कलम को रख दीजिए तत्काल और समझिए। ठीक है, जब समझ जाएंगे उसके बाद कॉपी कलम से लेकर के आप अपने नोट डाउन कर लेंगे या इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? देखिए, संयोजक तार का मतलब होता है कि जोड़ने के लिए, अगर दो परिपथ है तो इसमें जोड़ने के लिए, सपोज ये सर्किट है तो इस सर्किट को पूरा करने के लिए, संयोजन के लिए निम्न में से कोई किस प्रकार की तार की आवश्यकता होता है? तो इन सब तार के गुण को समझते हैं। नाइक्रोम की तार, नाइक्रोम की तार का यूज वहां पे किया जाता है जहां पर उष्मा ज्यादा चाहिए। उष्मा, इसका मतलब कि हीट चाहिए, हीट चाहिए। नाइक्रोम की तार में ऐसा क्वालिटी होता है कि ये हीट क्रिएट करता है, विद्युतीय ऊर्जा को। जैसे ही इसमें विद्युत प्रवाहित करिएगा ना, ये गर्म होना शुरू हो जाता है, और ये गर्म होना शुरू हो जाता है, इसी के वजह से इसका यूज किया जाता है हीटर में। देखिएगा, हीटर में नाइक्रोम की तार का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे का खासियत क्या है कि नाइक्रोम की तार गर्म जल्दी होता है। अच्छा, टंगस्टन, टंगस्टन की तार होता है कि ये गर्म कम होता है और ये उष्मा ज्यादा उत्पन्न करता है। उष्मा मतलब समझे, सॉरी, उष्मा तो जनरल उत्पन्न करता है, और ये लाइट यानी प्रकाश ज्यादा उत्पन्न करेगा। ठीक है, गर्म कम होगा और प्रकाश ज्यादा उत्पन्न करेगा। मैग्नीज चुंबक को अपने तरफ तेजी से आकर्षित करता है, जिसके वजह से सर्किट पे फ्लोइंग अच्छा से नहीं हो पाता है। इसीलिए ना मैग्नीज का उपयोग करते हैं, ना टंगस्टन की तार का उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से किसका उपयोग करते हैं? तांबा की तार का, क्योंकि तांबा की तार में क्या होता है, तो विद्युत का अच्छा सुचालक भी है और ये संयोजकता को अच्छा से बरकरार भी रखता है। तो याद रखिएगा कि दो सर्किट जब अधूरा रहेगा तो उसको पूरा करने के लिए किस तार का उपयोग किया जाता है? तांबा की तार का। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि फ्यूज में किस तार का उपयोग किया जाता है, तो बताइए। फ्यूज, फ्यूज क्या करता है? तब पूरे बोर्ड को सप्लाई करता है, यानी वो एक ऐसा तार है जो पूरे बोर्ड तक कनेक्ट कराएगा। तो उसमें भी बताइए कौन सा तार का उपयोग करेंगे? तांबा का उपयोग करेंगे। नाइक्रोम थोड़े कर देंगे, नाइक्रोम का उपयोग कर दिया, लो थोड़ा देर में लहक जाएगा, पूरा बोर्डे सहित त्याग लग जाएगा। समझे ना? हाँ, तो इस सब चीज को ध्यान रखिएगा। तांबा का उपयोग किया जाता है संयोजक तार को पूरा करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, 2 समझते हैं। एक आयताकार टुकड़े की भुजाओं की माप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। मतलब भुजाओं की माप एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है। ये आयताकार है। इसकी समांतर सतहों के बीच अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? प्रतिरोध यानी आर, आर मैक्स अधिकतम अपॉन आर मिनी, ये अधिकतम है, ये न्यूनतम है। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रॉ इंटू में एल अपॉन में ए फॉर एरिया, अपॉन मिनी का भी क्या होगा? रॉ इंटू में एल अपॉन में ए फॉर एरिया। प्रतिरोध का ये फॉर्मूला होता है। ये देख, बताइए, ये मैक्सिमम प्रतिरोध है और ये क्या है? मिनिमम प्रतिरोध है। यहाँ पे चेक करते हैं एक बार। जब मैक्सिमम प्रतिरोध लेंगे तो रॉ यही हो जाएगा। मैक्सिमम में लेंथ सबसे बड़ा लेंगे तो इन सब में से सबसे बड़ा लेंथ किसका होगा? 4 अपॉन इसके अलावा जो 2 बच गया, एरिया निकालना है। तो जानते हैं कि आयत का एरिया कैसे निकलेगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसको छोड़कर लंबाई चौड़ाई कौन बच गया? 3 दूना 6 अपॉन में फिर रो इंटू में एल, ये मिनिमम के लिए है। तो इन तीनों में सबसे छोटा भुजा कौन सा है? तो 2 है, अपॉन 2 के अलावा फिर बताइए लंबाई चौड़ाई कौन सा बच गया? ये दोनों, यानी 4 तिया 12। चलिए इसको काट लेते हैं। ये हो गया रो इंटू 4 अपॉन 6। देखिए टोटल वैल्यू यहाँ डिवाइड में है, अगर इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा और ये वाले वैल्यू रो इंटू में 2 नीचे आ जाएगा। देखिए रो से रो चला गया, 2 से ये गया 2 बार में और 2 से ये गया
6 3 बार में, और 3 से ये गया 4 बार में, अर्थात यहाँ पे टोटल हमारे पास कैलकुलेशन किया जाए तो आर मैक्स अपॉन आर मिनी इज इक्वल टू कितना आया 4/1, यानी रेशियो में इसको बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से हम सब कर पाएंगे। खैर जो लोग कंसेप्ट नहीं किए हुए हैं फिजिक्स का वो लोग के लिए बेहतर रहेगा कि इसको एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ क्योंकि इसको, हाँ लेकिन खैर न्यूमेरिकल है तो यहाँ पे थोड़ा कभी कभी नंबरिंग चेंज भी किया जा सकता है, एक बार समझने की प्रयास जरूर करिएगा। कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है ये। फ्यूज तार किस पदार्थ का निर्मित होता है? देखिए अभी जस्ट समझाया ना कि जब दो सर्किट पूरा नहीं रहेगा तब बीच में जोड़ने के लिए, देखिए जोड़ने के लिए दो दिलों की बंधन के लिए सबसे बेहतरीन कौन सा है? तांबा की तार। टंगस्टन वगैरह नहीं होगा, ये हीट क्रिएट कर देता है, बस दोनों में झगड़ा करा देगा, उष्मा उत्पन्न करवा देगा, गर्मी ला देगा, हीट करा देगा, आग लगा देगा, जानते हैं ना, आग लगा देगा, हाँ बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए किसका यूज करिएगा? तांबा का। कभी भी सर्किट को पूरा करने के लिए तांबा का तार का उपयोग करिएगा। चांदी का तार का उपयोग कर सकते हैं, इतना ना महंगा होता है कि चांदी का उपयोग करिएगा। आज सब लड़की लोग खरीद खरीद के पहन जाती है चांदी के तार सब। चलिए, व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। अच्छा, व्हीट स्टोन सेतु किस चीज का तुलना किया जाता है? बुआ, व्हीट स्टोन सेतु मुख्य रूप से अधिकतम प्रतिरोध की गणना के लिए बनाया गया है, और इसीलिए इससे कथी का तुलना होगा? धारा की नहीं, विभवांतर की नहीं, प्रतिरोध का। व्हीट स्टोन सेतु प्रतिरोध की तुलना के लिए बनाया गया है। चलिए आगे समझते हैं। 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है? याद रखिएगा कि प्रतिरोधक अगर R प्रतिरोध है, अगर उसे अलग अलग तरीकों से संयोजित करिएगा तो या तो श्रेणी क्रम में कर सकते हैं या समांतर क्रम में। प्रतिरोध को कभी भी जोड़िएगा ना तो टोटल जितना प्रतिरोध होगा ना उसके आधा का प्रतिरोध कभी भी प्राप्त नहीं होता है। जैसे अगर 4 ओम है तो उसको चाहे श्रेणी क्रम में जोड़िए या समांतर क्रम में जोड़िए, 2 ओम कभी प्राप्त नहीं होगा। वैसे ही 8 ओम है तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़िए या समांतर क्रम में जोड़िए, उससे आधा का प्रतिरोध यानी 4 ओम कभी प्राप्त नहीं होगा। अगर 16 ओम है तो उसे किसी भी तरीके से जोड़िए, 8 ओम कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तब बताइए यहाँ पे टोटल का प्रतिरोध कितना है? R। तो कौन सा प्रतिरोध प्राप्त नहीं होगा? R/2 कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसमें से कौन ऑप्शन है? 3R हो सकता है। देखिए 2R/4 है, 2R/4 यानी इसको काटिएगा तो 2 बार में कितना आ गया? R/2। यही ऑप्शन हो जाएगा जो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। 2R/4 कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसको काटिएगा तो R/2, थोड़ा सा घुमाने के लिए ऐसा दे देता है एग्जाम्पल, ठीक है। इतना याद रखना है कि कुल प्रतिरोध को अगर जोड़िएगा तो कभी भी जितना टोटल R नेट रहेगा उसके आधा का प्रतिरोध कभी नहीं प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना तिगुना कर दिया जाए और तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अच्छा, प्रतिरोध पहले था, एक तार है, इसका लंबाई पहले क्या था? L, इसको खींच करके और कितना कर दिया गया? 3L। अभी बताइए जब तार के लंबाई बढ़ाइएगा तो एरिया भी बढ़ेगा, तो पहले इसका एरिया A होगा तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? 3A। क्लियर हो गया? तो जब इस तार का लंबाई L था और एरिया A था तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रतिरोध का फॉर्मूला तो मुख्य रूप से हम सब निकालेंगे यहाँ से। हाँ, ये तो सिंगल तार है और इसको तिगुना कर दिया गया यानी 3 गुना कर दिया गया, तो प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या होता है? रॉ इंटू में L/A। अब यहाँ चेक करिए, ये पूछ क्या रहा है? तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रतिरोध का मान कितना दिया गया है शुरू में? तो शुरू में कह रहा है कि 10 ओम है, शुरू में एक 10 ओम यानी 10 इंटू में रॉ इंटू में L/A, यानी शुरू में 10 ओम प्रतिरोध है। कब? जब लेंथ और एरिया, लेंथ 1 है मतलब पहले L है और एरिया A है। अब देखिए इसको 3 गुना कर दिया गया, अर्थात 10 इज इक्वल टू रॉ इंटू में L/A। लेंथ को क्या किया गया? 3 गुना, और लेंथ 3 गुना होगा तो एरिया भी 3 गुना हो जाएगा। अब ये बताइए जब लेंथ 3 गुना है, इसका मतलब कि इधर 3 से मल्टीप्लाई तो इधर भी कितना से मल्टीप्लाई? 3 से। 10 तिया 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रॉ इंटू में 3L अपॉन में A।
बट यहाँ 3 है, हमें 3 को इरेज करना है तब ना सिर्फ लेंथ 3 गुना होगा। एरिया जो 3 है इसको इधर भेज देंगे तो 3 तिया 9 यानी 90 इज इक्वल टू रॉ इंटू एल अपॉन ए, और 3 से मल्टीप्लाई किए तभी तो 3 गुना लेंथ आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 19 ओम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 220 वोल्ट और 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगा? ओ, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। जब शक्ति 1000 था तो उस समय v का मान कितना था? 220 का स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से r का वैल्यू निकाल लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो r इज इक्वल टू पहले से कितना है? 220 का स्क्वायर। देखिए r इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1000 गुना में, और इधर आएगा तो भागा में, यानी 1000। इतना हम तत्काल इसको कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यू आगे रखना है। यानी जब पावर 1000 था और v का मान 220 था यानी वोल्ट 220 था, तो उस समय सर्किट का जो प्रतिरोध है यानी उस पर उत्पन्न रेसिस्टेंस कितना है? 220 का स्क्वायर अपॉन 100 ओम। ठीक है, तो जब कह रहा है कि अब क्या कर दिया गया? 120 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया गया, यानी अब पावर का वैल्यू जो है वो उतना ही रह जाएगा 1000, और v जो है पहले 220 था अब कितना कर दिया गया? 110। ओके, ओ नहीं, पावर तो हमें निकालना है यानी p इज इक्वल टू, ओके पावर उस पर नहीं रख रहा है, पावर भी चेंज कर दिया गया। ठीक है, सिर्फ बोल दिया गया कि 110 वोल्ट है, तब बताइए पावर, और रेसिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो ठीक है, p इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। p का मान पता नहीं, v का मान अगला में क्या दिया हुआ है? 110 का स्क्वायर अपॉन आर, आर तो अभी निकाले हैं, 220 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा? 1000। तो देखिए यहाँ से p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 110 का स्क्वायर अपॉन 220 का स्क्वायर। देखिए भागा में है, अगर गुना में बदलेंगे ऐसे तो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा ना, और 1000 हो जाएगा। देखिए पावर इज इक्वल टू, ये दोनों पर स्क्वायर है ना, ठीक है, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है, तो ये इसको काट देगा 2 बार में। 110 दूना कितना होता है? 220। तो कितना बचा? 1/2। इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर यानी 2 कै बार हो जाएगा? 2 बार, इंटू में 1000। देखिए 2 दूना 4, और 4 को इससे काटिएगा तो कै बार में कटेगा? 250 बार में। 250 चौका 1000, यानी बताइए पी का मान कितना आ गया? 250 वाट। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। किरचॉफ, देखिए कभी कभी किरचॉफ की जगह किरचॉफ देता है, ठीक ना, तो किरचॉफ या किरचॉफ देता है। किरचॉफ का प्रथम नियम सिग्मा आई, सिग्मा आई क्या कहता है कि किसी एक बिंदु पर जितना धारा आ रहा है तथा जितना धारा जा रहा है, आने वाला धारा और जाने वाला धारा का जो संख्यात्मक योग होता है वो शून्य होता है। ठीक है, टोटल देता है कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, जितना धारा आ रहा है उतना ही धारा जाता है किसी एक मोड़ पर। ठीक है, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, द्वितीय नियम क्या कहता है कि विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, ये द्वितीय नियम कहता है। ये सब थ्योरी क्लास जब करिएगा तो समझ आ जाएगा। तो प्रथम नियम जो कह रहा है कि जितना धारा आया उतना ही धारा चला गया, इसका मतलब वो किसको बचा रहा है? तो आवेश को। जितना आवेश आया उतना आवेश चला गया। तो प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है, और दूसरा जो है वो ऊर्जा को बचा रहा है यानी ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। तो दोनों मिलकर के किसका किसका पालन करेगा? तो आवेश तथा ऊर्जा, आवेश तथा ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या होगा? देखिए अगर किसी सुचालक वस्तु को गर्म करिएगा इसका मतलब कि ताप बढ़ेगा, और ठंडा करिएगा तो तापमान घटेगा। तो गर्म करिएगा तो उस पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसी की वजह से गर्मी के दिनों में जब सर्किट गर्म होता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो धारा कम प्रवाहित होता है। ठीक है, तो जब तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है, सुचालक है, अगर इसको हीट करिएगा तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, किसमें? अतिचालक में? नहीं बुआ, सुचालक में तो तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अर्धचालक में भी वही होता है, तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन विद्युत रोधी में तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घटता है।
ऐसा होता है, यानी इसको गर्म करिएगा तो उस पर उत्पन्न प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी। और ये भी गलत है। और थोड़ा बहुत अभी आप सबको आवाज अगल बगल का आएगा, इसके लिए आई एम सॉरी फॉर डेट, बट तुरंत सानी में हम माइक का भी बेहतरीन तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। खरी साउंड पे ध्यान नहीं देना, बकलोल सब ध्यान बहुत देता है, सब समझा नहीं, सब चीज पे ध्यान नहीं देना। और चलिए, चित्र में ए का विभव 10 वोल्ट है, पृथ्वी में प्रवाहित धारा कितना होगा। अच्छा, इस चित्र में ए का विभव 10 वोल्ट है, यहाँ इस पर कितना धारा प्रवाहित है, 10 वोल्ट, यानी भी का मान क्या दे दिया, 10 वोल्ट। धारा का मान पूछ रहा है आई। आई जो है वो विभव के साथ रिलेशन में कैसे होता है, तो फॉर्मूला ऐसा होता है, V इज इक्वल टू आई अपॉन आर, सॉरी V इज इक्वल टू आई इंटू में आर, ऐसा। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू में आर। बताइए टोटल V का मान कितना है, 10 वोल्ट, इज इक्वल टू आई का मतलब हुआ कि विद्युत धारा वो निकालना है, आर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आई का वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ रेसिस्टेंस पता नहीं ना है, रेसिस्टेंस निकालते हैं। देखिए यहाँ पे कितना रेसिस्टेंस है, तो आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, लेकिन आर का वैल्यू कितना है, 3। और ये सब देख रहे हैं कि ये सब अपने आप में समांतर क्रम में है, देख रहे हैं ना, समांतर क्रम का साइन है। अगर ये वाला नहीं ना दिया हुआ रहता तो ये श्रेणी क्रम में हो जाता, डायरेक्टेड जोड़ देते, लेकिन समांतर क्रम में जोड़ने के लिए आर नेट इज इक्वल टू 1 में R1 यानी 3, 1 में R2 मतलब 3, R2 का भी मान 3 है। यहाँ पर भी कितना प्रतिरोध है, 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। सबका भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 चला गया था 1 आएगा, यहाँ भी गया तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यानी 1 2 3, यानी कितना आ गया, 3/3। काटिएगा तो कितना, 1/1, यानी 1/R नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/1। देखिए इधर हम लोग इसको इन्वर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर नेट 1/1 का उल्टा करिएगा तो 1 ही प्राप्त होगा। यानी इस सर्किट में टोटल उत्पन्न प्रतिरोध का मान कितना हो चुका है, तो 1 हो चुका है, 1 ओम हो चुका है। तो आई का मान क्या हो जाएगा, तो 10 में आर के जगह 1 रखेंगे, आई का मान कितना आ गया, 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, ए। 10/1 का मतलब क्या होता है, 10। चलिए हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा बुआ कि प्रतिरोध को जोड़ा कैसे जाता है। अगर ये साइन नहीं ना रहता, यहाँ से ऐसे नहीं दिया रहता, तो ये समांतर क्रम नहीं होता, ये सॉरी हाँ ऐसे तो समांतर क्रम हो गया। अगर ये वाले तार नहीं ना रहता तो ये सीधा श्रेणी क्रम हो जाता, यानी इसको इसको और इसको क्या कर देते, जोड़ देते। लेकिन ऐसे जोड़ा गया, इसका मतलब कि ये क्या है, समांतर क्रम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। अब यहाँ पे प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, प्रतिरोध का बीमा याद करिएगा घर निकालने के लिए। तो एक स्पेशल वीडियो ला रहे हैं जिसमें जनरली हम एसआई मात्रक और बीमा लगभग 60 से 70 एसआई मात्रक और बीमा को सिखा देंगे करना और उसको याद करवा देंगे। बस उसी में से क्वेश्चन आएगा, मात्रक और बीमा का सारे क्वेश्चन बन जाएगा वहां से, ठीक है। प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, तो प्रतिरोध का बीमा होता है M1 L2 T⁻³ एंड A⁻²। देखिए तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। प्रतिरोध बीमा और एसआई मात्रक को सिखा देंगे डिटेल्स और उसका एक कंप्लीट वीडियो आएगा, फिर वहां से आप देख पाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो बउआ ये सब आवाज वगैरह पे थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। खैर इसको बहुत जल्द हम अरेंज लगे हैं और उसमें बहुत जल्द ठीक कर देंगे उसको, ठीक है। और ठीक करने के पीछे ठीक है हम समझाएंगे। विद्युत वाहक बल की बीमा है, विद्युत वाहक बल की बीमा सेम वैसे ही होता है, M1 L2 T⁻³ A⁻, वहाँ -2 होता है, यहाँ -1 होता है, यानी यहाँ I⁻ भी कर सकते हैं क्योंकि विद्युत धारा की बात हो रहा है ना, तो I⁻⁻1। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ओके। आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध, व्हीटस्टोन ब्रिज, पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता कैसे है ये समझ जाइए। तो बउआ व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है, देखिए ऐसा होता है, फिर ऐसे होता है और ऐसे होता है, और इस पर प्रतिरोध लगा हुआ रहता है। यहाँ पर भी प्रतिरोध लगा हुआ होगा, यहाँ भी प्रतिरोध होगा, यहाँ भी प्रतिरोध होगा और यहाँ भी प्रतिरोध होगा, और ये कनेक्ट रहता है एक सर्किट से, इस वाइज में यहाँ एक सर्किट से कनेक्ट कर दिए और ये बैटरी यहाँ लगा दिए। बैटरी से यहाँ इस सर्किट से भी करंट जाएगा और इधर से जाएगा और टोटल फ्लो होके इधर में आएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि एक जगह P है, एक जगह Q है, एक जगह R है, एक जगह S है, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति क्या होता है, संतुलित ये तब होता है ना बुआ, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, तो इस पर टोटल प्रतिरोध क्या होगा, संतुलित होगा। इन दोनों का अनुपात, अनुपात का मतलब P/Q इज इक्वल टू इन दोनों का अनुपात,
मतलब R अपॉन S। सो ऑप्शन नंबर किस में है, P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S। ऑप्शन नंबर बी में सही है। यहाँ चेंज कर सकते हैं ABCD, अपना नाम धर दीजिए, अपना नाम, अपने दोस्त का कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 से है, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो इसका टोटल विद्युत वाहक बल क्या होगा, याद कर जाइएगा। लेकिन याद कर जाइएगा ठीक है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करिएगा। सॉल्व करने के लिए जब इसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो लेंगे ना, तो उसमें एक डिटेल्स न्यूमेरिकल है, और उस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को जितना सॉल्व कराए हैं ना, पहले उसके पीछे का कंसेप्ट बताए हैं, उसमें ये भी बताए हुए हैं। ठीक है, तो वहां से देख लीजिएगा। आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया, ठीक है, 3 प्रतिरोध दे दिया गया 1 ओम का। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ओम। ठीक है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। न्यूनतम प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध दो तरीके का प्राप्त होगा R, एक होगा न्यूनतम और एक होता है अधिकतम। न्यूनतम का मतलब होता है कि सबसे कम, और एक होता है अधिकतम। अधिकतम का मतलब क्या होता है, तो सबसे ज्यादा। सबसे कम हो जाता है श्रेणी क्रम, सबसे कम हो जाता है समांतर क्रम में, और सबसे ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में सबसे ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो न्यूनतम प्रतिरोध कहाँ उत्पन्न होगा, तो समांतर क्रम में। तो 1 बटा में टोटल प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा में R1। R1 यानी 3 प्रतिरोध 1 ओम का है, तो 1 बटा 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटा फिर 1 प्लस 1 बटा 1, क्योंकि R1 R2 R3 तीनों पर कितना कितना प्रतिरोध दिया गया है, 1 ओम। अब चलिए इसको क्लियर करते हैं। यहाँ इसको भिन्न का जोड़ लेंगे, तो 1 बटा में R नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा R नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, भिन्न का जोड़ ले लीजिए, तो टोटल को करिएगा तो 1 आएगा, 1 से 1 गया, तो यहाँ भी 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल करिएगा तो क्या वैल्यू देगा, 1 अपॉन में R नेट इज इक्वल टू 1 2 3 यानी 3 बटा 1। देखिए इसको रिवर्स करते हैं दोनों को, तब R नेट निकलेगा, क्योंकि अभी तो 1 अपॉन R नेट ना निकला हुआ है, तो R नेट को ऊपर कर दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा R नेट इज इक्वल टू 3/1 है, ऐसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। सो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। देख रहे हैं समांतर क्रम में प्रतिरोध लगा हुआ है, जोड़ दीजिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। समांतर क्रम में ऐसे ही ना जोड़ते हैं, 1 बटा जितना प्रतिरोध है प्लस 1 बटा जितना प्रतिरोध है फिर प्लस 1 बटा जितना प्रतिरोध है, उन सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, टोटल को सर्किट पूरा करिएगा तो अच्छा एक चीज और है बुआ, ये टोटल प्रतिरोध ऐसे नहीं फाइंड आउट करना है, ये दोनों समांतर में है बट ये तो समांतर नहीं है, तो इन दोनों को अलग जोड़िए। 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू कितना देगा, तो भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो ये 3 दे देगा, 3 से 3 गया तो 1 प्लस में 1, 3 से 3 गया तो 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2/3। अब ये हो गया समांतर क्रम, ये 2/3 प्रतिरोध हो गया। इसी रो में ये भी है, इधर अगर ऐसे दिया हुआ रहता ना तब ये भी समांतर में हो जाता, लेकिन ये श्रेणी में है तो 2/3, अब प्लस में आप जोड़ देंगे 3 बटा में कुछ नहीं होता 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 से 3 गया ऊपर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 को 3 से भाग लेंगे 3 बार में, 3 3 9, 9 2 11, 11/3। ऑप्शन इट्स नो, ऑप्शन नंबर डी। बट याद रखिएगा बहुत कोई यहाँ पे सवाल को कर दीजिएगा इस तरीके से कि इसको कर दीजिएगा टोटल प्रतिरोध को जोड़िएगा तो असल में 3 आएगा, लेकिन 3 ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। गलत होने के पीछे का रीजन पता है, फंसाने वाला क्वेश्चन दिया है। क्यों फंसाने वाला, क्योंकि यहाँ से ऐसे रहता ना तब टोटल को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते थे, अभी सॉरी समांतर क्रम में, लेकिन अभी नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही को दिया, ये दोनों समांतर में है और ये श्रेणी में है, इसीलिए वहां पे वो गलत हो जाएगा। अगर वैसे करिएगा तो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, खड़े यहाँ कैलकुलेशन एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 से 3 गया तो 2 हो गया, प्लस 1 को 3 भाग में और 3 3 9, 9 2 11। ठीक है, इतना ओम होगा। ऑप्शन नंबर डी करिएगा, बी कभी नहीं करिएगा। बी होता लेकिन यहाँ से ऐसे होता तब, लेकिन खैर अगर क्वेश्चन मिस्टेक होगा यहाँ छोड़ दिया होगा तो डी होगा, अगर शायद ये दिया होगा कहीं क्वेश्चन में तब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, देखिए एक होता है वोल्ट मीटर, ये क्वेश्चन तो जान ही लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे का रीजन भी समझ जाइए क्योंकि इससे 4 क्वेश्चन बनेगा और चारों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम, मतलब एग्जाम में बहुत संभावना होता है कि पूछेगा ही।
एक होता है वोल्ट मीटर और एक होता है आमीटर, उसी को ए मीटर कहते हैं, ठीक है, आमीटर को ही ए मीटर कहते हैं। एक वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में भी बन जाता है आदर्श वोल्ट मीटर, ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर। और आमीटर में भी बन जाता है एक आदर्श आमीटर, ठीक है, आदर्श आमीटर। अब बताइए, पूछेगा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अधिक, अधिक नहीं बहुत अधिक, ठीक है। और आदर्श वोल्ट मीटर तब बहुत अधिक से भी अधिक, तो कितना हो जाएगा अनंत। और आमीटर का प्रतिरोध अगर पूछेगा तो आमीटर का प्रतिरोध इसके उल्टा होता है, बहुत अधिक, तो ये क्या हो जाएगा बहुत कम। तो आदर्श आमीटर बहुत कम से भी कम क्या हो जाएगा शून्य। मतलब सीधे शब्दों में कहे तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा और आमीटर का प्रतिरोध कम, लेकिन ज्यादा में भी क्या बहुत ज्यादा, सिर्फ ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है। और अगर आदर्श आ जाएगा तो बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा से भी ज्यादा, यानी अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए आदर्श वोल्ट मीटर है यानी ज्यादा से भी ज्यादा कितना हो जाएगा अनंत। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आर के किस मान के लिए धारा आई महत्तम होता है, जब आर इज इक्वल टू टोटल प्रतिरोध इज इक्वल टू उत्पन्न प्रतिरोध होता है, तो उस परिस्थिति में धारा का मान महत्तम बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी गया, ये भी गया, ये है आर नेट और ये है उत्पन्न प्रतिरोध। खैर ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में बनता भी है, न्यूमेरिकल में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, अभी बताए है ना हीटर क्या काम करता है, गर्मी देगा ना। अभी ठंडा का दिन चल रहा है, इसमें सब हीटर यूज करता है, लेकिन उसमें तार किस चीज का लगा हुआ है पता नहीं होता है, लेकिन आप सब जान लीजिए विद्युत हीटर में किस चीज का तार लगा हुआ रहेगा, मुख्य रूप से निक्रोम, टंगस्टन, प्लेटिनियम, तांबा, तांबा नहीं, प्लेटिनियम नहीं, टंगस्टन भी नहीं, निक्रोम का तार लगा रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। टंगस्टन का तार बताए थे ना कि क्या होता है, वो ज्यादा कर क्या देता है तो लाइट क्रिएट करता है, ठीक है, लाइट जनरेट करता है, समझे, हाँ, उजाला उत्पन्न करता है मुख्य रूप से, ठीक है। और ये जो है उजाला कम उत्पन्न करता है, और टंगस्टन जो है हीट ज्यादा होता है, मतलब कि उष्मा ज्यादा देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, स्टार्टिंग में ही बताया है ना कि वो उच्चतम प्रतिरोध की तुलना करता है, और उससे मापा क्या जाता है तो उच्चतम प्रतिरोध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है, ठीक है, सेल से जाती धारा क्या होगा। इस सब पर कितना प्रतिरोध डाल दिया गया 1 ओम, कह रहा है कि इन सब पर 1-1 ओम का प्रतिरोध डाल दिया गया है। तो यहां से ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो बताइए कि धारा का मान क्या होने वाला है, इस पर उत्पन्न धारा का मान पूछ रहा है, ठीक है। जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू में R, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब V R मल्टीप्लाई, चलिए इधर से हम बताता कि आप सब समझ सके। V बताइए R मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। V क्या है विभवांतर, R क्या है रेसिस्टेंस, I क्या है धारा। तो बताइए तो यहाँ से धारा बराबर क्या निकल गया V अपॉन में R। अब V तो आपको पता है कि V कितना इस पर उत्पन्न है तो 20 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन R तो नहीं ना पता है, तो R हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ रख देंगे धारा निकल जाएगा। अब देखिए इसमें R कितना है, तो सब पर 1-1 ओम है, तो पहले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का मामला है। यहाँ चेक करिए, ये सर्किट जो है इस लाइन से ऐसे आ रहा है ना, और ये सर्किट श्रेणी क्रम में है, उसके बाद ये वापस रिटर्न हो रहा है, तो ये हो जाएगा समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध है 8, तो 1/8 प्लस इस श्रेणी में कितना प्रतिरोध है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1/8 टोटल प्रतिरोध निकल जाएगा। यहाँ से 1 में आर नेट निकल जाएगा। जानते हैं ना आप सबकी जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो 1 में आर नेट इज इक्वल टू ऐसे करके जोड़ते हैं। चलिए इसको तोड़ते हैं, तो 8 का भिन्न का जोड़ लेंगे तो 8, 8 से 8 चला गया तो बचेगा 1, प्लस 8 से 8 चला गया तो 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2/8 काटिएगा तो कितना आएगा 1/4। ये ना सोचिएगा कि टोटल प्रतिरोध आ गया 1/4, अरे ना बुआ ना, अभी 1/R नेट आया हुआ है 1/4, और 1/R नेट को रिवर्स करिए तो क्या दे देगा R नेट इज इक्वल टू 1/4, अपोजिट में जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इधर इन्वर्स करेंगे तो उधर भी इन्वर्स करेंगे, तो 1/R नेट को ऐसे पलटेंगे तो R नेट ऊपर चला गया तो यहाँ भी 4 ऊपर चला जाएगा, यानी टोटल प्रतिरोध इसमें इस सर्किट में कितना है तो 4 ओम है। तो चलिए इज इक्वल टू 20 अपॉन में 4 काटिएगा तो कितना आ जाएगा
5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसर्च करके हर एक टॉपिक से डाले हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, परिपथ में x के निम्न में से किस मान के लिए गैलेनोमीटर की धारा शून्य होगी? इसका मान शून्य होगा। अभी जस्ट बताया है ना कि इसका रिलेशन क्या होता है। अगर ये था P और ये था Q, ये है R और ये है S, तो इसका रिलेशन को संतुलन करने के लिए P बटा Q बराबर होना चाहिए R बटा S। P का मान कितना है? 5 ओम, Q का मान 10 ओम इज इक्वल टू R का मान 10, S का मान नहीं पता, ठीक है। और S के जगह तो X कर रहा है ना कि X का वैल्यू निकालिए, यहाँ से निकल जाएगा X का मान, मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा? 5x इज इक्वल टू 10 दहा 100, सो 5 से इसको काटिए 20 बार में, सो x का मान कितना आ जाएगा? 20। यानी यहाँ पर कितना ओम होना चाहिए? तो 20 ओम अगर रहेगा ना प्रतिरोध, तो ये एक दूसरे को संतुलित रखेगा बीच में। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किलोवाट किसका मात्रक है? किलोवाट ऊर्जा का मात्रक होता है, याद करना होगा ना ये सारी चीजों को। चलिए, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा? देखिए, तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोधकता गुणांक बढ़ता है, लेकिन उसके पीछे कंडीशन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 डिग्री सेल्सियस है, तापमान बहुत लो है, बहुत लो, एकदम समझिए काफी लो है। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं तापमान बढ़ भी जाएगा ना, 3 डिग्री सेल्सियस से हल्का बढ़ भी जाएगा ना, तो सर्किट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यही कारण है कि 3 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ा भी दिया जाए ना, तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो लगभग क्या रहेगा? वो समान। हाँ, अब 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के केवल थोड़ी कह रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा, केवल उतना थोड़ी बढ़ जाएगा। हाँ, नॉर्मल हल्का बढ़ेगा तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लगभग समान रह जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप, वो जब स्विच ऑन करोगे ना तो इलेक्ट्रिक बल्ब जलना शुरू होता है, और वहां से जब सर्किट फ्लो करता है तो वो कुछ एक लिमिट तक गर्म होता है और उसके बाद उतना ही पर रुका हुआ रहता है। ई ना कि वहां गर्म होते रहा जाके रोटी से किए ऊपर, ऐसा थोड़े हो जाता है। हाँ, गर्म होगा और एक लिमिट पर जाकर के रुक जाता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रथमतः बढ़ता है और तब जाकर के स्थिर हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है? ताप यानी टी इज ताप यानी जनरली बोल सकते हैं हम सब उष्मा इज इक्वल टू क्या होता है? तो पावर इनटू में समय, यानी उष्मा यहाँ से क्या निकल जाएगा? पावर। कितना पावर है? 100 वाट, सॉरी 100 वाट, शुरू में 10 वाट शायद कहा गया था। चलिए 100 वाट इनटू में टी यानी समय, समय कितना दिया गया है? 2 मिनट, जानते हैं ना ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। तो 2 मिनट, मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं? 60 से। तब बताइए उष्मा कितना निकल गया? 100 गुने 6 दूना 12, 120, 120 दहिया कितना आ जाएगा? 12,000। 12,000 उष्मा क्या होता है? जूल। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? अच्छा, 12,000 को और कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 12 गुने 10 के घात 3, क्योंकि क्या गो जीरो है? 3 गो, इतना जूल। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस को करना है, समय नहीं गंवाना है, बिना फालतू में ये करना वो करना, कोई बकवासी नहीं, बस क्वेश्चन लगाइए, कंसेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन याद करिए, एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स आएगा। बाकी कुछ काम नहीं करने वाले हैं, ज्यादा प्रवचन करना उचित है ही नहीं, ठीक ना। क्वेश्चन लगाइए, रिसर्च क्वेश्चन है बाबू, इसको लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, कंसेप्ट करिए, तब भी कुछ हो पाएगा, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। चलिए 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध क्या होगा? अभी जस्ट बताए हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर, टोटल पावर कितना दिया गया है? 1000। वी स्क्वायर, वोल्ट का मान कितना है? 230, यानी स्क्वायर है, यानी 230 का स्क्वायर मतलब 230 दो बार, अपॉन आर। देखिए आर का वैल्यू निकालना है, इधर जाएगा तो क्रॉस, आर इज इक्वल टू पहले से कितना था? 230 गुने 230 अपॉन, देखिए आर इधर मल्टीप्लाई में, तो 1000 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1000। देखिए 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, यानी आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 23 गुने 23 अपॉन में 10। देखिए 23 को 23 से गुना करना है, यानी 23 दूना 46, 460 और 23 दिया, यानी टोटल आ गया 529। आर इज इक्वल टू कितना? 529 अपॉन में 10।
तो R इज इक्वल टू क्या होगा, एक शून्य ऊपर जाएगा तो 52.9 इतना ओम रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। 52.9 ओम रेसिस्टेंस यहाँ पे टोटल क्रिएट होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संबंध धारा घनत्व कहा जाता है। देखिए धारा घनत्व यानी धारा घन, अगर धारा तेजी से बहेगा धारा घनत्व ज्यादा होगा, धारा अगर धीरे बहेगा मतलब कि धारा का मान कम होगा तो धारा घनत्व कम होगा, और वो डिपेंड करता है टोटल धारा अपॉन में एरिया पर डिपेंड करता है, I अपॉन ए। सो ऑप्शन नंबर ए सही है, उसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगला वर्ष से हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहेगा, कंसेप्ट भी थ्योरी भी वगैरह हम क्लास में बाइलिंगुअल ही देते हैं। चलिए, दिए गए परिपथ में धारा है, इसमें टोटल कितना धारा उत्पन्न हो रहा है उसी का मान निकालना है मुख्य रूप से। चलिए निकालते हैं। धारा यानी जानते हैं कि I इज इक्वल टू, जनरली V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। V का मान कितना है 4.8 इज इक्वल टू I होता है विद्युत धारा, नहीं पता है, इंटू R रेसिस्टेंस। देखिए यहाँ रेसिस्टेंस कितना है, तो देखिए यहाँ धारा इधर से बह रहा है तो एक इधर गया और एक इधर गया, और इधर वाले सर्किट ऐसे आकर के फिर इधर गया, यानी ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है, और आगे चल के ये क्या है समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम तो डायरेक्ट जुट जाएगा, 6 व 6 कितना हो गया 12 ओम। आई समांतर क्रम में है, इसका मतलब हो गया कि 12 प्लस में 1/3, क्योंकि समांतर क्रम वाले को कैसे जोड़ते हैं तो 1 बटा करके। अब टोटल को कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 3 और 12 तिया, हाँ मुख्य रूप, अच्छा हाँ ऐसे आया, ठीक है 6 6 12 हो गया। तो अच्छा हो, एक सेकेंड एक चीज और है, ये टोटल 12 है और प्लस में इसका इस पर कितना है 3 है, तो डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। अब 1/R नेट इज इक्वल टू हम ऐसे निकाल पाएंगे, वैसे निकालेंगे तो अनवर्स हो जाएगा, 1/12 प्लस में 1/3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल इस सर्किट में टोटल प्रतिरोध कितना था 12 था, 1/12 प्लस 1/3। चलिए भिन्न का जोड़ ले लेते हैं, 12 से 12 कट गया, 1 बच गया, प्लस 3 से 12 को भाग लगाइए 4 बार में, 4 को 1 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा 4। टोटल प्रतिरोध कितना आ गया 5/12। तक क्या सोचते हैं कि इस पर उत्पन्न टोटल प्रतिरोध 5/12 है, नहीं, 1/R इज इक्वल टू 5/12 है। अगर R नेट निकालना चाहे तो इसको पलटना पड़ेगा, अब इसको पलटेंगे तो R नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12 की जगह क्या हो जाएगा 12/5। अब चलिए तो यहाँ R का मान रख दीजिए कितना 12/5। अब देखिए I इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा तो 4.8 है, इंटू में 5 आएगा तो इधर गुना में, 12 इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, I का मान निकल गया। इसको काट लीजिए, काटने तो आता होगा, 12 चौक 48 यानी 0.4 और 5 चौका 20 यानी 2.0 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी सही। इतना तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगाने लगेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना सवाल फंसेगा नहीं, न्यूमेरिकल हो फिजिक्स का कंसेप्ट हो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बशर्ते सवाल आना चाहिए, समझे। अब बाकी ज्यादा आप सब सर्च वगैरह के चक्कर में नहीं रहिए, कुछ हम सीधे शब्दों में कह रहे हैं ना बाबू, कोई काम नहीं देगा। टॉपर है टॉपर बनाएंगे, लेकिन उसके पीछे का रीजन है कंसेप्ट क्लियर करना होगा, समझ गए ना। एक तार में 1 माइक्रोकूलम धारा प्रवाहित होती है, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना कूलम है तब प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करिए। एक तार है उस पर धारा, यानी मुख्य रूप से जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू में T, कुल आवेश इज इक्वल टू उत्पन्न विद्युत धारा गुने समय। Q बराबर फॉर्मूला होता है ना आवेश संरक्षण नियम से N इंटू में E, जहां E क्या है इलेक्ट्रॉन और N क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इज इक्वल टू I इंटू में T। देखिए N का वैल्यू हमें क्या निकालना है, एक प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी N का वैल्यू, ठीक है। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू में T अपॉन में E। N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I, धारा कितना है 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदल के तब रखते हैं, तो एम्पियर में बदलने के लिए 10 के घात -6 से गुना करना होगा, इंटू समय तो कितना प्रति सेकंड यानी 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁹। देखिए यहाँ से n का मान क्या आ जाएगा, ऊपर गुना करिएगा तो 10 के घात -6 रहेगा अपॉन में, नीचे वाले को गुना करिएगा तो क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ये ऊपर चला जाएगा तो -19, ऊपर जाएगा तो +19, यानी n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
+19 19 ऐसे हो जाएगा 10 के घात -6 गुने 10 के घात +19 अपॉन में 1.6। देखिए तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 10 के घात 19 और 10 के घात -6। अगर जोड़िएगा टोटल को आधार सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 19 और -6 कितना हो जाएगा 13। तो 10 के घात कितना हो जाएगा 13 अपॉन में 1.6। n इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 एक और चला जाएगा। ठीक है, एक 10 इसमें से ले लेते हैं तो 10 दहा 100 हो जाएगा। इसमें का 10 एक ले लिए तो 10 के घात कितना हो गया 12 अपॉन में 16। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके काटते हैं तो देखिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू 100 इंटू में 10 टू दी पावर 12 अपॉन में 16। 16 से इसको काटते हैं तो 16 छक 96, हाथ में बचा 4, 16 छक 96 और दशमलव देना होगा, हाथ में बचा 4 और दशमलव दिए तो 40 हो गया, 16 दूना 32 और फिर बचा 8 और 16 पचे 80 इंटू में 10 के घात कितना हो गया 12। अब चेक कर पाएंगे n इज इक्वल टू एक दशमलव आगे बैठाएंगे तो यहाँ से पावर एक कम हो जाता है तो 625 दशमलव यहाँ बैठा दिए इंटू 10 टू दी पावर कितना 11। ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया। अच्छा ऐसा नहीं दिया गया है, ओ सॉरी आई एम मिस्टेक। एक दशमलव यहाँ कैसे बैठाएंगे, सिंपल सा फंडा ऐसे करते हैं 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 12 है। ओके, एक काम करते हैं हम लोग 10 से ऊपर भी गुना करते हैं 10 से नीचे भी गुना करते हैं, आंसर मैच कराने के लिए ऐसा करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं तो फिजिक्स के कंसेप्ट में हम ऐसा दे चुके हैं। 10 से इसको गुना करिएगा तो देखिए 10 के पावर 12 और 10 के पावर 1 ई 10 जो है आगे बैठा के दशमलव आगे बढ़वा देगा तो 0.625 हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर 12 गो और 1 गो कितना हो जाएगा 13 गो, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 32 नंबर। हमारे पास 3 बल्ब है, एक है 40 वाट, एक है 60 वाट और एक है 100 वाट के। इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा। देखिए जब प्रतिरोध कम होगा तब पावर ज्यादा होगा, अब पावर ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। ये बताइए सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, तो जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा। तो 100 वाट वाले का प्रतिरोध सबसे कम, इसका क्या होगा सबसे कम। उसके बाद इससे कम इसका होगा और इससे थोड़ा सा ज्यादा इसका होगा और सबसे ज्यादा प्रतिरोध किस पर होगा, इस पर, क्योंकि इस पर पावर कम है तो प्रतिरोध सबसे ज्यादा, पावर सबसे ज्यादा तो प्रतिरोध सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा 100 वाट वाले बल्ब। यही पूछता कि सबसे ज्यादा प्रतिरोध किस पर होगा, तो जिसका पावर ज्यादा, जिसका पावर कम है उस पर प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर किस चीज से मापा जाता है, वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, कैसे जैसे धारा एम्पियर में मापते हैं वैसे ही विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इट्स गोइंग टू बी 1 किलोवाट किसके बराबर। वाओ, इट्स परफेक्ट क्वेश्चन। क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 में जब खैर आप सब सॉल्व किए होंगे नहीं पता, बट चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 17 में जब सॉल्व कर रहे थे तो उसमें लास्ट थ्योरम में जब क्वेश्चन आया था ना, तो उसमें मुख्य रूप से किलोवाट को जितना आंसर था सबको जूल में कन्वर्ट किया था। उसमें पढ़े होंगे 1 किलोवाट अपॉन इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए 35 तक। अगला सेशन में बहुत ही जल्द आ रहे हैं और आज ही रात में या तो वीडियो आएगा, हाँ आज ही रात में कंफर्म, स्पेशल न्यूमेरिकल सीरीज प्लस फिजिक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सारे रिसर्च क्वेश्चंस और बेहतरीन क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन तरीके से आप सबको दिया जाएगा। और थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम इसलिए हो रहा होगा कि बगल जो घर है मेरा वो रोड के ठीक पास ही है, और चूंकि इस चीज़ को हम बहुत जल्दी स्थापित कर लेंगे एक बेहतरीन तरीके से तो साउंड प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। बाकी it's thanks for everyone to just see and watch the video. It's completely my dedication to all of you that we will just lead ahead with the best way. Thank you. ठीक है, हाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा जहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।